नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। लेकर आए हूं देश और दुनिया भर की खास खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस अगले 60 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि जो खबरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो खबरें होंगी एकदम 16 आने सच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोंगल उत्सव के दौरान गाय को चारा खिलाया और गौ सेवा करते हुए नजर आए पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के आवास पर आयोजित पोंगल उत्सव में शामिल हुए। इस दौरान पीएम ने पारंपरिक रूप से पोंगल की पूजा की और फिर गायों को चारा खिलाकर गौ सेवा भी की। पीएम ने कहा कि पोंगल लोगों को प्रेरित करता है कि प्रकृति का सम्मान जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। पोंगल को उन्होंने वैश्विक धरोहर बताया। भारत में हाथ से सिलकर तैयार हुए पारंपरिक जहाज INSV कौंडिल्य ने 18 दिन की समुद्री यात्रा के बाद ओमान के मस्कट पहुंचकर अपना ऐतिहासिक सफर पूरा कर लिया है। कौंडिन्य के मस्कट पहुंचने पर उसका जोरदार स्वागत किया गया। INSV कौंडिन्य का डिजाइन अजंता गुफाओं की 5वीं सदी की एक पेंटिंग पर आधारित है। गोवा की एक कंपनी ने करीब 2000 साल पुरानी टांका पद्धति से इस जहाज का निर्माण किया है। कनाडा में एक बार फिर फायरिंग की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। फायरिंग का वीडियो सामने आया है। गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में जसवीर ढेसी नाम के शख्स के घर फायरिंग का दावा किया गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, मैं गोल्डी ढिल्लो, लॉरेंस बिश्नोई गैंग। गोंडा मेडिकल कॉलेज का ऑर्थो वार्ड चूहों का अड्डा बना हुआ है। ऑक्सीजन पाइप से लेकर मरीज के बेड पर चूहे घूमते नजर आ रहे हैं। मरीजों के बिस्तर और पास रखी मेज पर भी चूहे घूम रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को जमकर फटकार लगाई है, जिसके बाद प्रिंसिपल ने लापरवाही की जांच के आदेश जारी किए हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर के पटना गांव में प्रेम प्रसंग को लेकर दो पक्षों के बीच उपजा विवाद हिंसक संघर्ष में बदल गया। करीब 1 दर्जन बदमाशों ने गाँव में धावा बोलकर अंधाधुंध हवाई फायरिंग की, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए आरोपियों की घेराबंदी की और उन्हें 4 पहिया वाहन समेत दबोच लिया। इस दौरान गुस्साए ग्रामीणों ने बदमाशों की कार में जमकर तोड़फोड़ भी की। इंदौर के गीता भवन चौराहे पर महिला ट्रैफिक पुलिस ने चाइनीज मांझे से बचने के उपाय बताए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियां रुकी हुई है और महिला पुलिसकर्मी उन्हें चाइनीज मांझे से बचने के उपाय बता रही है। पुलिसकर्मी ने बताया कि हेलमेट पहनना जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही गले में एक दुपट्टा भी लगाना जरूरी है, जिससे चाइनीज मांझे से बचाव हो सके, क्योंकि ये मांझे बहुत ही खतरनाक होते हैं जो गले पर लगते ही काट देते हैं। शिवपुरी में मकर संक्रांति के अवसर पर कल्लू केवट का बुंदेली लड्डू गीत काफी वायरल हो रहा है। कल्लू केवट देसी वेशभूषा में देसी अंदाज में गाना गाकर लड्डू बेच रहे हैं। कल्लू केवट का बुंदेली अंदाज दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। वीडियो में कल्लू केवट ने एक पंखे की ज्वाली को हेडगियर के रूप में पहना है, जिस पर उन्होंने लाई के लड्डू सजाए हैं। कल्लू केवट पहले ही अपने अनोखे अंदाज को लेकर चर्चा में आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पिछले 48 घंटे से कुत्ता हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा कर रहा है। पूरा मामला जिले की नगीना तहसील के नंदपुर गाँव के प्राचीन हनुमान मंदिर का है। हैरानी की बात यह है कि कुत्ता ना तो थक रहा है और ना ही इस बीच उसने कुछ खाया है। वह लगातार मूर्ति के चारों तरफ घूम रहा है। कुत्ते की इस परिक्रमा का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर में एक बिल्ली पिछले 3 दिनों से लगातार परिक्रमा कर रही है। आमतौर पर बिल्ली इंसानों से डरती है, लेकिन यहाँ सभी दर्शनार्थी पूजा कर रहे हैं और वह बिना किसी डर के अपनी परिक्रमा जारी रखे हुए हैं। बिल्ली की भगवान की भक्ति देखकर लोग आश्चर्यचकित हैं। साधु के वेश में कथित मायावी बाबा ने एक युवक को अपनी बातों से इस कदर वश में किया कि उस युवक ने कुछ ही सेकंड में अपने सारे पैसे उस फर्जी बाबा को सौंप दिए। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बाबा ने बाइकर से सिर्फ 2 रुपए मांगे, लेकिन युवक ने जैसे ही अपना पर्स निकाला, वह एक अजीब से ट्रांस की स्थिति में चला गया। इसके बाद वह अपने पर्स में पड़े सारे पैसे बाबा को दे देता है, लेकिन जब पास खड़े राहगीरों को शक हुआ तो उन्होंने बीच बचाव कर बाबा को पकड़ा और युवक को हिलाकर होश में लाए। इसके बाद बाबा को पूरे पैसे वापस करने पड़े। झूठा प्यार और फिर से लंदन में एक सिख लड़की का बलात्कार। जी हां, लंदन से यौन शोषण का एक बेहद हैरान कर देने वाला, परेशान कर देने वाला मामला सामने आया है।
यहां एक 14 साल की सिख लड़की को पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग ने अपने जाल में फंसा लिया और कई दिनों तक एक फ्लैट में बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान लड़की को उसके परिवार से पूरी तरह से अलग कर दिया गया और 5 से 6 लोगों ने बार बार इस लड़की के साथ गैंग रेप किया, दुष्कर्म किया। पीड़ित लड़की की यह दर्दनाक आप बीती और यह कैद तब खत्म हुई जब सिख समुदाय के 200 से ज्यादा लोग इस मामले में सामने आए और इस सिख लड़की को पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग के चंगुल से छुड़ाया गया। क्या हुआ था लंदन में और कैसे इस पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग ने एक सिख लड़की का गैंग रेप किया और इस मामले ने लंदन में तहलका मचा दिया। रिपोर्ट देखिए। Listen, mate, we're not here to cause a problem, yeah? We just want a word with you. Open the door, mate. We will not come back! We are Sikhs and we're standing together! Save our nation! हिंदू हो या सिख, उनके लिए सभी काफिर। झूठा प्यार, फिर सिख लड़की से बलात्कार। लंदन में मासूम लड़कियों को जाल में फंसा रहा पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग। ये सवाल सिख समुदाय का है। देखिए कैसे लंदन में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग ने 14 साल की एक सिख लड़की का यौन शोषण किया तो 200 से ज्यादा सिख इस बिल्डिंग के बाहर पहुंच गए। We will not come back! We are Sikhs and we're standing together! Save our nation! Heed our fire! Heed our fire! Heed our fire! पहले लड़की को अगवा किया और फिर इस फ्लैट में बंद कर दिया गया। यहाँ 5 लोगों ने उसके साथ रेप किया। लड़की ने भागने की कोशिश की लेकिन उसे डराकर चुप करा दिया गया। Come on, you pervert! Listen, mate, we're not here to cause a problem, yeah? We just want a word with you. Open the door, mate. We want to know why that girl at the age of 14 was groomed and then made to run away from home at the age of 16 by a man that's in his early 40s. इसके बाद जैसे ही लंदन में रहने वाले सिखों को इस घटना का पता चला, वो फ्लैट के बाहर इकट्ठा हो गए और लड़की को सुरक्षित निकालने पर अड़ गए। कई घंटों तक हंगामा होता रहा। Police are turning a blind eye to this. The parents have gone to the police many times and nothing is being done about this. Why is this allowed in 2026 in the UK? This is supposed to be one of the greatest countries in the world. How is this allowed? सिख युवकों का आरोप है कि घटना की जानकारी पुलिस को दी गई थी लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद देखते ही देखते इस फ्लैट के बाहर 200 से अधिक सिख इकट्ठा हो गए। माइक से अनाउंसमेंट किया गया। We will not come back! We are Sikhs and we're standing together! Save our nation! Heed our fire! Heed our fire! Heed our fire! घेराबंदी के बाद प्रदर्शनकारियों ने फ्लैट के भीतर घुसकर लड़की को सुरक्षित बाहर निकाला। But now we've got to make sure she doesn't come back. That's right. Right? Yes. Every We're all time, no stand pedophiles. together. लड़की ने बताया कि उसे लंबे समय तक कैद में रखा गया था। पहले एक शख्स ने उसे अपने जाल में फंसाया और फिर वो दूसरे लोगों को भी वहां ले आया जिन्होंने उसके साथ दरिंदगी की। जब उसे समझ आया कि उसके साथ क्या हो रहा है और उसने भागने की कोशिश की तो उसे कमरे में बंद कर दिया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। इलाके के कई सिखों का कहना है कि यह कोई इकलौता मामला नहीं है। उनका मानना है कि पश्चिमी लंदन के कुछ हिस्सों में लड़कियों को नियमित रूप से निशाना बनाया जा रहा है और उनका शोषण किया जा रहा है। माता पिता ने डर और गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि उनकी बेटियां अब सुरक्षित नहीं है। बताया गया कि वे पहले लड़कियों को दोस्ती, प्यार, महंगे तोहफे और शादी का लालच देकर फंसाते हैं। एक बार जब लड़की का भरोसा जीत लिया जाता है तो उसे उसके परिवार और दोस्तों से पूरी तरह अलग कर दिया जाता है। इसके बाद ही असली शोषण का खेल शुरू होता है। अगर लड़की भागने या विरोध करने की कोशिश करती है तो उसे डराया धमकाया जाता है और ब्लैकमेल किया जाता है। यहाँ तक कि उसे गंभीर चोट पहुँचाने या जान से मारने की धमकियां भी दी जाती है। कई मामलों में तो ये उन लड़कियों को अलग अलग फ्लैटों और होटलों में ले जाते हैं और पैसों के लिए उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका ने चुपचाप
आर्कटिक में शतरंज की बिसात बिछा दी है। दरअसल ये सब कुछ जो अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है वो इस वजह से क्योंकि अमेरिका की जो तिरछी नजर है वो ग्रीनलैंड पर टेढ़ी हो चुकी है और अमेरिका चाहता है कि ग्रीनलैंड उसका 51वां प्रांत, 51वां राज्य बन जाए। 300 साल से डेनमार्क के अधीन रहा है ग्रीनलैंड। क्या अब अमेरिका का 51वां राज्य बनने की ओर बढ़ रहा है? अमेरिकी संसद में पेश हुआ एक ऐसा बिल जो सिर्फ एक द्वीप नहीं बल्कि यूरोप की संप्रभुता, रूस चीन की रणनीति और आने वाली वैश्विक जंग की दिशा तय कर सकता है। सवाल बड़ा है, क्या अमेरिका सच में इतिहास को बदलने जा रहा है या यह सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल दबाव की खतरनाक चाल है? ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेम्स फ्रेडरिक नेल्सन ने कहा है कि अगर ग्रीनलैंड को अमेरिका और डेनमार्क में से किसी एक को चुनना पड़े तो वो सिर्फ और सिर्फ डेनमार्क को चुनेंगे, अमेरिका को नहीं। उन्होंने ये बयान ऐसे वक्त में दिया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी दे रहे हैं, बल्कि वो तो बिल तक अपनी संसद में पेश कर चुके हैं। दुनिया इस वक्त ईरान में उलझी हुई है, लेकिन इस शोर के बीच अमेरिका ने आर्कटिक में एक ऐसी चाल चल दी है, एक ऐसा दांव जो यूरोप को बेचैन कर सकता है और रूस चीन को चौकन्ना। क्या ग्रीनलैंड जो 300 साल से डेनमार्क के अधीन है अब अमेरिका का 51वां राज्य बनने जा रहा है? क्या ट्रंप युग की सोच फिर लौट आई है और क्या आने वाले वक्त में यूरोप बनाम अमेरिका आमने सामने होंगे? अमेरिका के सांसद रैंडी फाइन ने एक चौंकाने वाला बिल पेश किया है। नाम है ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट। इस बिल का सीधा मतलब अमेरिकी सरकार को पहले ग्रीनलैंड पर कब्जा करने और फिर उसे अमेरिका का राज्य बनाने का कानूनी अधिकार देना है। अमेरिकी संसद में ग्रीनलैंड को लेकर बिल पेश। ग्रीनलैंड को अमेरिकी राज्य का दर्जा देने की मांग। बिल का नाम ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट। बिल से ट्रंप को ग्रीनलैंड एक्शन की मिलेगी छूट। ग्रीनलैंड में रूस चीन को रोकने की कोशिश में जुटे ट्रंप। वहीं ट्रंप ने बिल का समर्थन किया है, बोले ग्रीनलैंड अमेरिकी रक्षा के लिए जरूरी है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ग्रीनलैंड अमेरिकी रक्षा के लिए जरूरी है। उन्होंने हाल ही में कहा था कि अमेरिका को ग्रीनलैंड की जरूरत है और वे इस दिशा में कदम उठा रहे हैं, चाहे दूसरे देश इसे पसंद करें या नहीं। ट्रंप प्रशासन ने ग्रीनलैंड के लोगों को अमेरिका में शामिल होने के लिए पैसे देने जैसे तरीकों पर भी चर्चा की है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के अधिकारियों ने ट्रंप के इस तरीके की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे अपमानजनक बताया है। सवाल है, आखिर ग्रीनलैंड ही क्यों? क्योंकि ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ नहीं, यहां है दुर्लभ खनिज। आर्कटिक शिपिंग रूट्स और अमेरिका का पहले से मौजूद यानी ग्रीनलैंड पर कंट्रोल का मतलब। आर्कटिक पर कंट्रोल और भविष्य की वैश्विक ताकत पर पकड़। ग्रीनलैंड पिछले 3 सालों से डेनमार्क के अधीन है, हालांकि उसे आंतरिक स्वायत्तता मिली हुई है। अगर अमेरिका ये कदम उठाता है तो ये सिर्फ डेनमार्क नहीं बल्कि यूरोप की संप्रभुता का सवाल होगा। ग्रीनलैंड से अमेरिका का क्या फायदा होगा? इसकी खास भौगोलिक स्थिति क्या है, ये भी समझने की कोशिश कीजिए। अटलांटिक महासागर के बीचों बीच मौजूद है। इसे मिड अटलांटिक क्षेत्र में एक बेहद अहम ठिकाना माना जाता है। रणनीतिक सैन्य महत्व, सैन्य और मिसाइल निगरानी के लिए बेहद अहम। रूसी चीनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जरूरी। चीन और रूस पर नजर। आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की गतिविधियां बढ़ी। अमेरिका अपनी भू राजनीतिक पकड़ मजबूत रखना चाहता है। प्राकृतिक संसाधन, तेल, गैस और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बड़े भंडार हैं। चीन इनका 70 से 90% उत्पादन नियंत्रित करता है। अमेरिका अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। अमेरिकी सुरक्षा नीति। अमेरिका ग्रीनलैंड को राष्ट्रीय सुरक्षा की फ्रंटलाइन मानता है। संभावित खतरों को पहले ही रोकना चाहता है अमेरिका। सवाल यह भी है, अगर बिल पास हुआ तो ग्रीनलैंड में क्या बदलेगा? राष्ट्रपति को विशेष अधिकार मिलेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति को कानूनी रूप से अधिकार मिल जाएगा। ग्रीनलैंड अमेरिकी क्षेत्र बनेगा। अगर कब्जा सफल होता है तो ग्रीनलैंड अमेरिकी टेरिटरी बनेगा। स्टेटहुड की प्रक्रिया शुरू होगी। राष्ट्रपति को कांग्रेस को एक रिपोर्ट सौंपनी होगी। ग्रीनलैंड को 51वां राज्य बनाने के लिए कानून बदलने होंगे। रिपोर्ट में कानून में बदलावों की जानकारी देनी होगी। ग्रीनलैंड का संविधान बनेगा।
ग्रीनलैंड को अपना एक संविधान बनाना होगा। संविधान अमेरिकी संविधान के अनुरूप होगा। संसद मंजूरी देगी और ग्रीनलैंड अमेरिका का पूर्ण राज्य बन सकता है। यूरोप के एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं यह कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन होगा। फिलहाल यह बिल सिर्फ पेश हुआ है, इसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट दोनों से पास होना होगा। अमेरिकी विश्लेषकों का मानना है बिल का पास होना बेहद मुश्किल है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव जबरदस्त होगा और अमेरिका की छवि को बड़ा झटका लग सकता है। और अब सबसे दिलचस्प सवाल, रूस क्या कर रहा है? विशेषज्ञों का कहना है कि रूस इस पूरे घटनाक्रम को चुपचाप, मजे से, आराम से देख रहा है। अगर अमेरिका और यूरोप आमने सामने होते हैं तो इसका सीधा फायदा रूस और चीन को मिलेगा। तो सवाल वही है, क्या अमेरिका सच में ग्रीनलैंड को अपना 51वां राज्य बनाने की हिम्मत करेगा या फिर यह सिर्फ एक जियोपॉलिटिकल दबाव की चाल है? लेकिन इतना तय है, ईरान की आग के बीच आर्कटिक में सुलगती ये चिंगारी कल की वैश्विक लड़ाई बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम देख रहे हैं कि आतंकी संगठन बहुत ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं और वक्त वक्त पर उनकी बौखलाहट भी खुले तौर पर देखने को मिलती रहती है। लश्कर तैयबा के बड़े आतंकी अबू मूसा कश्मीरी ने अब एक नफरती बयान दिया है। उसने कश्मीर को लेकर खुली धमकी दी और कहा कि जिहाद से ही मसला सुलझेगा। अबू मूसा कश्मीरी ने भारत और हिंदुओं के खिलाफ खुले तौर पर हिंसक भड़काने वाला बयान दिया है। कश्मीर को लेकर उसने कहा कि यह भीख मांगने से नहीं मिलेगा, हिंदुओं की गर्दनें काटने से मिलेगा। अबू मूसा ने जहां पर यह भाषण दिया वो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार पुंछ के हजीरा तहसील रावलाकोट इलाके में आता है। आपको पता है कि भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया था और इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान न सिर्फ पाकिस्तान के जो सैन्य बेस थे, न सिर्फ पाकिस्तान के जो एयर बेसिस थे उनको नुकसान पहुंचाया था, बल्कि बड़े पैमाने पर बाहवलपुर समेत कई ऐसे इलाके जो पाकिस्तान में आतंक के अड्डे माने जाते हैं वहां पर भी नुकसान पहुंचाया था। जमात-उद-दावा चीफ के ठिकाने को नुकसान पहुंचाया था। जैश ए मोहम्मद के चीफ के ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया था और इसमें जैश ए मोहम्मद के चीफ जो है उसके कई अपने मारे गए थे, कई आतंकी इसमें मारे गए थे। और उसके बाद से ही आतंकियों की जो बौखलाहट है वो वक्त वक्त पर निकलकर सामने आती है। अभी पिछले दिनों की बात है जब सैफुल्लाह कसूरी का भी एक वीडियो सामने आया था और उस वीडियो में बाकायदा वो कह रहा था कि हमें तो पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना बुलाती है अपने कार्यक्रमों में, अपने आयोजनों में। तो बार बार ये चीजें लिंकअप होती हैं कि पाकिस्तान में किस तरीके से आतंकियों को तरजीह दी जाती है। और उसके बाद जब भारत के अटैक में भारत ने जो एयर स्ट्राइक की थी उस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान में आतंक के अड्डे तबाह हो गए थे। तो उसके बाद हमने देखा भी था कि पाकिस्तान में एक विशेष तौर पर बजट मंजूर किया गया था और इस बजट के जरिए वहां पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को वापस दुरुस्त किया जा रहा था, उनका पुनर्निर्माण किया जा रहा था। और इसीलिए वक्त वक्त पर इन आतंकियों की जो बौखलाहट है, जो बिल में छुपे रहते हैं, इन आतंकियों की बौखलाहट निकलकर सामने आती है। देखिए अबू मूसा क्या कह रहा है और किस तरह की धमकी दे रहा है। सियासतदानों, गाजियों के वारसों, शहीदों के वारसों, तुम्हें क्या हो गया है? वो लाखों सिसक रहे हैं, बिलक रहे हैं। 22,000 इस वक्त दरिया है, 5 लाख के करीब शहादा हैं, 8,000 गुमनाम कब्रें हैं, हजारों जेलों में सिसक रहे हैं। माएं और बहनें भी ये भीख मांगने से नहीं, ये हिंदू की गर्दन काटने से, हाँ जिहाद का रंग बुलंद करने से, बदर की तारीख रकम करने से, फतह मक्का की तारीख रकम करने से तुम्हें आजादी मिलेगी, म्याऊं म्याऊं करने से नहीं मिलेगी। वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह। इस आयत के मुखातब आप भी हैं, मैं भी हूँ, सियासतदान भी है, हुक्मरान भी है। और मैं आखिरी ये बात कर इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह की कसम है उस सियासतदान हुक्मरान को इस रियासत की हुक्मरानी का कोई हक हासिल नहीं है जो नमाज का पाबंद नहीं है, जो कलमे से वफा करने वाला नहीं है, जो शुहदा के खून से वफा करने वाला नहीं है, जो जिहाद का नंबरदार नहीं है। ये बात सिर्फ मैंने यहाँ नहीं की, ये वजीर आजम के सामने भी की है। मुजफ्फराबाद में सारे वजीर बैठे थे, कहाँ ये बात मैंने की है और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हाथ से भी जिहाद करेंगे, ज़बान से भी करेंगे, कलम से भी करेंगे और यही फरीजा अदा करते हुए अपने अल्लाह के पास जाएंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। तो कश्मीर को अपना बनाने का जो सपना है पाकिस्तान का, ये अभी का नहीं है, ये बहुत पुराना है। 1947 में जब धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था और फिर पाकिस्तान एक अलग मुस्लिम कंट्री बना था, उसके बाद से ही कश्मीर के नाम पर भारत में आतंकवाद फैलाता रहता है पाकिस्तान, और इसी जिहाद का नाम
जिसका जिक्र ये अबू मूसा कर रहा था, इसी जिहाद के नाम पर जो भोले भाले कश्मीरी युवा हैं उनको भड़काने की कोशिश करता है। लेकिन 370 के एब्रोगेशन के बाद से क्योंकि पाकिस्तान की दखलंदाजी कम हुई है और उसी की बौखलाहट, और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक्शन हुआ था उसी की बौखलाहट है जो पाकिस्तान के आतंकियों में वक्त वक्त पर देखने को मिलती है। पाकिस्तान से ही अगली खबर भी है जहां पर पाकिस्तान से एक बार फिर से धोखा मिला है, क्योंकि धोखे का दूसरा नाम ही पाकिस्तान है। पाकिस्तान से कभी भी इस बात की उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो दोस्ती बनाएगा। पाकिस्तान गई थी भारत की सरबजीत कौर जो नूर बन गई। उनका दर्द क्या है वो मैं आपको सुनाऊंगा। एक ऑडियो वायरल हो रहा है, इस ऑडियो को आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नासिर नाम का एक शख्स है जिसने सरबजीत से पाकिस्तान में निकाह कर लिया। जबरदस्ती सरबजीत कौर को इस्लाम कबूल करवाया गया, उसको नूर बनाया गया। दरअसल भारत से पाकिस्तान जाकर मुस्लिम से निकाह करने वाली पंजाबी महिला सरबजीत कौर की पूर्व पति से बातचीत की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। और इस रिकॉर्डिंग में उसने अपने पति से कहा है कि वो जासूसी करने पाकिस्तान नहीं गई थी, जिस तरह के आरोप उसके ऊपर लगाए जा रहे हैं। उसने ये भी क्लैरिफाई किया कि वो नासिर के प्यार में पाकिस्तान गई, बल्कि वो अश्लील फोटो डिलीट कराने के लिए पाकिस्तान गई थी। लेकिन वो पाकिस्तान पहुंची तो वहां आकर फंस गई। दरअसल हुआ क्या था ये मैं पहले आपको बताता हूं। प्रकाश पर्व के मौके पर भारत से एक जत्था नवंबर 2025 में पाकिस्तान गया था। जत्था तो लौट आया, जो लोग गए थे वो लोग सब लौट आए, लेकिन सरबजीत कौर भारत वापस नहीं लौटी। सरबजीत कौर ने सोशल मीडिया पर नासिर हुसैन से जुड़ने की बात कही थी। दरअसल सरबजीत कौर जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं वो एक तलाकशुदा महिला हैं और पहले दावा किया था कि वो नासिर हुसैन से शादी करना चाहती थी। पहले कौर ने यह कहा था कि उनका अपहरण नहीं हुआ है और वो अपनी इच्छा से पाकिस्तान में रुक गई, अपनी इच्छा से निकाह किया। सरबजीत ने यह भी बताया कि उसने अपना नाम चेंज कर लिया, सरबजीत से नाम बदलकर नूर रख लिया। लेकिन अब पता चल रहा है कि नासिर उसे परेशान कर रहा है और ये बात उसने रोते हुए अपने पति करनैल सिंह, जो यहाँ हिंदुस्तान में उसका पति है, उसको बताया। उसी का ऑडियो वायरल हो रहा है। वो कह रही है कि अश्लील फोटो से जो नासिर है उसने उसे अपने जाल में फंसाया। उसी फोटो को डिलीट करने के लिए वो वहां पर रुक गई थी करवाने के लिए, लेकिन उनके चंगुल में फंस गई। अब उससे जबरन निकाह कर लिया गया, उसे मुसलमान बना दिया गया, उसे पीटा जाता है। वो भारत वापस आना चाहती है। मैं आपको ये बता दूं कि उसके डिपोर्टेशन की तैयारी हो चुकी है सरबजीत के, लेकिन अब एक बार फिर से पाकिस्तान ने इस पर पेच फंसा दिया है, क्योंकि पाकिस्तान उसे भेजना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं भेजना चाहता, इसके पीछे सीधे सीधे यही वजह है कि पाकिस्तान को डर है कि अगर वो वापस पाकिस्तान से हिंदुस्तान आती है, भारत आती है, तो फिर यहाँ की जो सारी पोल पट्टी है वो खोल देगी। इस बात को लेकर डर है पाकिस्तान में, इस बात को लेकर डर है नूर में, और इसीलिए सरबजीत को वापस हिंदुस्तान नहीं आने दिया जा रहा। जो ऑडियो वायरल हो रहा है उस ऑडियो को पहले आप सुनिए। मैं तेन पता गई, मैं दवाई खा ली सी, मैं दोबारा फिर दवाई खा लेनी है। मैं तंग परेशान ना करी, ना मैनू दुखी करी, ना मैनू मारी। नहीं नहीं कदे भी नहीं होगा। मैं इथों आप गल सुनो, मैं तेरा घर बनाया, मैं तेरी बन के रही, मैं तेरी कोठियां महल बनाए, देख ला। गुरु नानक दी सौं खाना वा 25 रुपए दी मैं गुरु नानक वेह, मैं गुरु नानक दी सौं खाना। मैं तेनू कुछ भी नहीं कहूँगा, तू आ जा, मैं भी आ चलिया उत्थे। अच्छा आ जो बच्चे भी कह दो कि तेरी मां बड़ी दुखी है, अपनी मां नू कबूल करो। मैं ते बड़ी दुखी हो गई है। चल कोई नहीं, हुण जो गलती होनी सी हो गई, छड्ड इन्हां नू। मैं दस दूंगी, मैं धोखे नाल इंदी घर वाली लेके गई सीगी। उन्हां दी गल्लां नू तू छड्ड। हुण तेरे नाल कोई मारकुट कीती इन्हां ने? तेनू परेशान तो नहीं करदा? कोई कहंदा तो नहीं कुछ? परेशान तो कर दे, दुखी बड़ी है मैं। तू मेरा जी नहीं लगदा मेरे बच्चे तो बिना। मुंडा बड़े परेशान, सारा परिवार रोन लिया पिछे। बच्चे तो बिना रहना है, मेरे चाल हो के ना उन्हें बच्चे नहीं जाना। तेरा भरा बच्चे पाले सी, तेरा भरा रो रो अन्ना हो गया पिछे। तेरी भरजाई कोई जाना मैं सरदार थी, इन्नी पैसे दी मालिक, मैं रुपये ने तरसती पई है। मेरे को तो वीडियो कॉल करो, मैं कोटी भी नहीं हैगी, मेरे को बूट भी नहीं हैगे। नहीं तो तेरे को सोना हैगा जेड़ा पाया सी चैन? चैन मेरे को हैगी, तो चैन हैगी मेरे को। तू ना गुरुद्वारा जरा नहीं, गुरुद्वारा च ननकाना साहब एडी सरदार मैं करोड़ा रुपये लोगों को देनी। तो ये ऑडियो है जो बड़ी तेजी से इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इस ऑडियो में दो लोगों के बीच बातचीत हो रही है। कहा जा रहा है कि एक सरबजीत है
जिसको अब नूर बना दिया गया, जो पाकिस्तान में है, वापस भारत आना चाहती है, लेकिन उसको आने नहीं दिया जा रहा, जैसा कि वो इस ऑडियो में कह रही है। और दूसरा शख्स जिससे वो बातचीत कर रही है वो करनैल सिंह है, जो कि यहाँ हिंदुस्तान में उसका पति है। अब इन दोनों के बीच में बातचीत होती है और इस बातचीत से ये जाहिर हो रहा है कि सरबजीत ये बताती है अपने पति को कि उसको फंसा लिया गया है, वो वहीं फंसी हुई है, वो भारत वापस आना चाहती है। जिस तरह की बातें यहाँ तक पहुँचाई गई हैं पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से, वो सारी बातें झूठी हैं। वो गई थी वहाँ पर प्रकाश पर्व के मौके पर, लेकिन उसकी कुछ अश्लील फ़ोटो थी, क्योंकि वो लगातार पहले चैटिंग कर रही थी हिंदुस्तान में रहते हुए, तो कुछ फ़ोटोज़ वगैरह पहुँच गई थी वहाँ, और उन फ़ोटोज़ को डिलीट करवाने की मंशा उसकी थी, लेकिन उसको फंसा लिया गया, उससे निकाह कर लिया गया और अब उसे भारत आने नहीं दिया जा रहा है। मेरे साथ जसबीर सिंह चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं और आशीष दीक्षित न्यूज़ रूम से इस वक्त मेरे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। पहले मैं जसबीर के पास चलता हूं। जसबीर, जो सरबजीत हैं जिनको अब नूर बना दिया गया है, उनके परिवार वालों ने कुछ रिएक्ट किया है इस ऑडियो पर? वो बात कर रहे हैं कुछ इस ऑडियो पर? क्योंकि नवंबर से सरबजीत यहाँ हिंदुस्तान में नहीं है, नवंबर से वो पाकिस्तान में रह रही हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तीसरा महीना हो गया है, लेकिन अब तक सरबजीत की वापसी हो नहीं पाई है। यहाँ पर उल्टा नूर बना दिया गया। वहां पर परिवार वाले कुछ बात करते हैं, कह रहे हैं इस पे? बिल्कुल रोहित जी, अगर बात करें उनके परिवार वाले की, तो उनके परिवार वाले कुछ और भी दोष लगा रहे हैं। उनका कहना है कि इनको पिस्तौल की नोक पे वहां पे लेके गए, क्योंकि उनका कहना है कि जब ये वहां पे गई तो अपनी ये वीडियो और ऑडियो डिलीट कराने गई थी, पर पिस्तौल की नोक से इसको अगवा करके ले गए, उसके बाद इसके से शादी कर ली। और उसके परिवार वाले ने यह भी आरोप लगाया है कि इनकी जो 3 बहनें हैं उनको भी जो नासिर हुसैन है उसकी तरफ से किडनैप कर लिया गया है। अगर ये मामला खुलता है, अगर वाकई में उनके तीनों बहनों को किडनैप किया, तो ये मामला काफी बड़ा हो सकता है। और फिलहाल जो उनके घर वाले का ये कहना है कि वहां पे वो बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत तंग है, और वो वापस हिंदुस्तान आना चाहती है। और फिलहाल वो शेल्टर हाउस में वहां पे रह रही है, और हाई कोर्ट में उनकी एक वहां पे पिटीशन भी लगी हुई है, और उसके बाद ये पता चल पाएगा कि पाकिस्तान उनको यहाँ पे आना देना चाहेगा या नहीं देना चाहेगा। रोहित, ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटता हूँ। आशीष मेरे साथ हैं, क्योंकि आशीष भी इस खबर को लगातार फॉलो कर रहे हैं। आशीष, ये जो ऑडियो वायरल हुआ है, जो अभी हमने दिखाया भी है न्यूज़ इंडिया पर अपने दर्शकों को, इस ऑडियो के अगर एक एक शब्द को हम ध्यान से सुने तो इससे यही जाहिर हो रहा है कि वो फंस गई है वहाँ पर सरबजीत, उसे ज़बरदस्ती नूर बना दिया गया और अब उसे आने नहीं देना चाहते, क्योंकि वहाँ की हकीकत खोल देंगी शायद यहाँ पर सरबजीत आकर। जी देखिए, 15 नवंबर को जब ये तस्वीरें सामने आई तो सभी ने अंदाज़ा लगाया कि सोशल मीडिया की ताकत कितनी ज़्यादा है कि इंस्टाग्राम पर दोस्ती होती है, उसके बाद प्यार होता है, और एक 48 साल की महिला सरबजीत, मतलब 48 साल की महिला, 2 बच्चों की माँ, वो ननकाना साहब जाने के बहाने पाकिस्तान में रुक जाती है, छुप जाती है, और फिर वहां से जब गिनती होती है जत्थे की तो पता लगता है कि एक औरत गायब है। फरमान जारी होता है कि अकेली महिला पाकिस्तान करतारपुर का साहिब से, चाहे अटारी बाघा बॉर्डर से नहीं जाएगी। और तमाम नैरेटिव सेट हुए कि बताइए पाकिस्तान में सोशल मीडिया के जरिए लड़कियां, यहाँ तक कि महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है और उनको इस तरीके से फंसाया जा रहा है। लेकिन अब जब न्यूज़ इंडिया इस खबर की तह तक गया और पड़ताल लगाने की कोशिश की, और ये ऑडियो जब वायरल हुआ, जो लंदन में है इनके हस्बैंड करनैल सिंह बताया जा रहा है, उनसे जब ये ऑडियो वायरल हुआ तो उसमें एक एक बात समझ में आई कि उनको वहां पर जबरन बुलाया गया और वो वहां पहुंची और एक खास मकसद से पहुंची थी कि भाई मेरे अश्लील वीडियो, अश्लील फोटोज, न्यूज़ फोटोज जो चैटिंग के दौरान उसने बना लिए धोखे से, नासिर हुसैन ने, उससे लेके वो एक मकसद था कि उससे डिलीट कराना है। इस मकसद से गया, वहां गई तो लेकिन वहां फंस गई। समस्या इस बात की है कि वहां फंसने के बाद दूसरा रास्ता नहीं बचता वहां से वापस आने का, क्योंकि जैसे ही आप अटारी बाघा बॉर्डर या करतारपुर साहिब कॉरिडोर पार करते हैं, आपके पीछे ISI और तमाम खुफिया एजेंसी वहां लग जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, और वो ढूंढते हैं कि किस शख्स को फंसाया जाए। मेरे पास एक और एक्सक्लूसिव स्टोरी ऐसी है जहां पर एक पंजाब पुलिस का DCP जो है, एक महिला को, जो चंडीगढ़ की महिला है, वकील है, उसको वहां फंसा लेता है और तमाम चीजें हुई। वो स्टोरी मैं डिस्कस नहीं करना चाहता यहाँ पर, लेकिन ये बहुत चौंकाने वाला मामला है। इस मामले में एक अपडेट ये है कि जो पंजाब हाई कोर्ट है, पंजाब हाई कोर्ट ने बाकायदा डिपोटेशन का एक नोटिस दे दिया है।
कि सरबजीत को मतलब भारत डिपोर्ट कर भेज दिया, दीजिए, यस, हाँ। डिपोर्ट कर दीजिए, वापस कर दीजिए। लेकिन पेच फिर वही पाकिस्तान करता, मतलब ये है कि उनके चंगुल में कोई आ गया है तो कैसे उसको आसानी से जाने दे दिया जा सकता है। 4-5 दिन पहले ये खबर आई थी कि सरबजीत को अटारी वाघा बॉर्डर से भारत भेज दिया जाएगा। ये था कि आज रात वो भेजी जाएंगी, नहीं तो कल सुबह तक आ जाएंगी। लेकिन वहाँ के जो सियासतदान हैं, ISI है, तमाम वो लोग हैं, जब ये ऑडियो का खुलासा हुआ तो और हाइपर एक्टिव हो गए और अब ये पेज फंस गया है कि उसको वापस भारत भेजना है या नहीं भेजना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि सरबजीत जिस तरीके से वहां गई, जिस तरीके से उसकी निकाहनामा वायरल हुआ और जिस तरीके से कबूल है कबूल है कबूल है वाला वीडियो हम चला रहे हैं, उसके बगल में नासिर बैठा हुआ है और उससे कबूल करवाया जा रहा है और चेहरे से लग रहा है सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, निकाहनामा में वो नूर बन जाती है। आशीष, इसको इस वीडियो को देख के मुझे कुछ वक्त पुराने अंजू वाला एपिसोड भी याद आता है। उसमें भी कुछ ऐसी चीजें सामने आई थी। आपको याद होगा अच्छे से वो सारा मैटर। जी, अंजू का याद मैटर मुझे याद है। कल ही मेरे पास अंजू का फोन भी आया। हाँ। और उन्होंने ये कहा मुझे कि मुझे मेरे परिवार वालों को परेशान किया जा रहा है नसरुल्लाह की वजह से, और मैं गुड़गांव की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही हूँ और मुझे अपनी लाइफ चुपचाप जीने दीजिए, मेरे 2 बच्चे हैं उनको पढ़ा लेने दीजिए मुझे, और मीडिया ट्रायल मुझे नहीं करना है और मैं अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी रही हूँ। और उनका ये कहना है, मतलब कहना क्या है, वो नसरुल्लाह से बात भी करती हैं, नसरुल्लाह से बात भी करती हैं। सोशल मीडिया पर उनका जो अकाउंट है उसमें नसरुल्लाह के फोटोज लाइक होते हैं, शेयर होते हैं, नसरुल्लाह की याद में वो स्टेटस भी लगाती हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन इस मैटर की बात करें तो ये मैटर वाकई में बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से सब कुछ हंसी खुशी दिखाई दे रहा है, तस्वीरें बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रही हैं और लग रहा है कि बड़े आराम से सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे 9 साल की दोस्ती होती है और एक 48 साल की महिला, 2 बच्चों की माँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सरबजीत पर भी यहाँ कई केस दर्ज थे, हालांकि उनमें उनको बेल या जमानत मिल चुकी थी। उसके बाद वो इस तरीके से जाती हैं पाकिस्तान, और अकेली महिला पाकिस्तान जाती है ननकाना साहब प्रकाश पर्व के दौरान और वहाँ से वापस नहीं आती है। मैंने जैसे पहले भी बताया कि ISI और तमाम एजेंसियां लग जाती हैं पीछे पाकिस्तान में जैसे ही आप बॉर्डर पार करते हैं। अब जब उसके डिपोटेशन का जो लगभग सुलझ गया था पूरा मामला, यहाँ भारत लाने की बात हो रही जाहिर यही होता है कि मंशा ठीक नहीं है पाकिस्तान की। वहां की कोर्ट कह रही है कि आप डिपोर्ट कर दीजिए, लेकिन फिर भी डिपोर्टेशन में इशू आ रहा है। दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ चल रहा है शैतानी वहां पाकिस्तान की सरकार, सेना और ISI के दिमाग में। आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बीजेपी के सभी मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुला लिया गया है। इन मुख्यमंत्रियों के अलावा सभी प्रदेशों के संगठन मंत्री और सभी प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली बुला लिए गए हैं। 19 से 22 जनवरी तक इन सभी को, यानी कि बीजेपी के सभी मुख्यमंत्रियों को, सभी संगठन मंत्रियों को, सभी प्रदेश अध्यक्षों को 19 से 22 जनवरी तक दिल्ली रहने के लिए कहा गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है, 19 और 20 जनवरी को चुनाव होगा। नितिन नवीन सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं और यह भी जानकारी न्यूज इंडिया ने एक्सक्लूसिव आपको दी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह नितिन नवीन के प्रस्तावक हैं। तो ऐसे में यह बात ऑलमोस्ट क्लियर है कि नितिन नवीन ही बीजेपी के स्थायी राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। हालांकि इस वक्त भी उनके पास राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, लेकिन वो कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभी, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभी नितिन नवीन। और अब 20 जनवरी को चुनाव होना है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। तो ऐसे में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, सभी राज्यों के संगठन मंत्रियों को और सभी प्रदेश अध्यक्षों को दिल्ली रहने के लिए कहा गया है। और इन सभी लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात भी कर सकते हैं, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। पंकज वानखेड़े हमारे संवाददाता इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं दिल्ली से, उनसे हम डिटेल में इस पर जानकारी लेंगे। लेकिन इस बीच में आपको बता दूं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर हलचलें तेज हो गई हैं। अभी 1 महीने पहले की बात है जब नितिन नवीन को बीजेपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, और उस दौरान उनका नाम सामने आने पर हालांकि बहुत ज्यादा लोग हैरान हुए थे, क्योंकि उसके अलावा बहुत सारे नाम चल रहे थे, बड़े बड़े नाम चल रहे थे कि इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन दांव खेला नितिन नवीन पर, जो कि बिहार से आते हैं। बिहार सरकार में नितिन नवीन मंत्री भी रहे हैं और संगठन के अच्छे कार्यकर्ता के तौर पर उनकी पहचान रही है। पंकज वानखेड़े इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। पंकज, क्या इस वक्त जानकारी मिल रही है 19 से 22 जनवरी के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुला लिया गया है, चुनाव की तैयारी पूरी है और नितिन नवीन ही पिक्चर में वापस नजर आएंगे, इस बात की भी पूरी संभावना है?
बिल्कुल बेशक रोहित, देखिए जिस तरह से लगातार पिछले कई समय से कई दिग्गजों का नाम चल रहा था और ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी ने अचानक कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन को नियुक्त किया तो उससे स्पष्ट हो चुका था कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी को युवा चेहरे के तौर पर या तो कहा जाए कम अनुभव जो है जिस तरह से और रगी राजनीतिक संगठन में तगड़ा अनुभव होने के कारण उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो अब ये संभावनाएं पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी जो होगी वो 20 तारीख को जो है नितिन नवीन के नाम पर जाएगी। लेकिन इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सभी बीजेपी शासित के राज्यों के मुख्यमंत्री को भी निमंत्रण भेज दिया गया है। बता दिया गया है कि 19 तारीख को उनको दिल्ली पहुंचना है और 19, 20, 21 और 22 को वो दिल्ली में रहेंगे। और सूत्र ये बता रहे हैं कि महत्वपूर्ण एक बैठक भी होगी रोहित की 21 तारीख को, जब 20 तारीख को ताजपोशी हो जाएगी और ताजपोशी के वक्त भी तमाम मुख्यमंत्री जो है बीजेपी शासित राज्यों के वो वहां मौजूद रहेंगे। उसके अलावा 21 तारीख को तमाम महासचिव की बैठक होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे उनके साथ। और उसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण जो अपडेट इसमें यह है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा माफी चाहूंगा महासचिव के अलावा जो मुख्यमंत्री है तमाम प्रदेशों के उनके साथ भी महत्वपूर्ण बैठक जो है नितिन नवीन कर सकते हैं। बिल्कुल पंकज, मैं आपके पास आऊं इससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि न्यूज़ इंडिया बड़ी जिम्मेदारी से ये चीज आपको बता रहा है। आज की तारीख आप नोट कर लीजिए और आज की जब नितिन नवीन की ताजपोशी हो जाएगी एज ए स्थायी राष्ट्रीय अध्यक्ष, तब हम फिर से आपको ब्रेकिंग न्यूज दिखाएंगे। लेकिन आपको बता रहे हैं इस वक्त कि नितिन नवीन को ही स्थायी अध्यक्ष बनाने की पूरी तैयारी हो गई है। ये न्यूज़ इंडिया जिम्मेदारी के साथ आपको ये जानकारी, एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है। पंकज, मुझे एक चीज और आपसे जाननी है, मुझे जानना है कि क्या फिर संगठन में भी फेरबदल की संभावना है? जब नितिन नवीन को स्थायी कार्यभार दिया जाएगा, उनको स्थायी अध्यक्ष बनाया जाएगा, तो फिर क्या उनको अपने हिसाब से टीम चुनने की भी आजादी रहेगी? बिल्कुल बेशक, देखिए जब भी मैदान पे कोई नया कप्तान होता है तो वो अपने हिसाब से नई टीम चुनता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन की ताजपोशी होगी तो वो अपनी टीम अपने हिसाब से रखेंगे, क्योंकि उनको एक गठजोड़ बनाना है, क्योंकि अनुभव और युवा दोनों का समय साथ में करना है। और ऐसे में माना जा रहा है कि कई जो अनुभवी नेता है उनको भी जगह दी जाएगी संगठन में। उसके अलावा जो युवा चेहरे हैं जिसमें कई नाम निकल कर आ रहे हैं, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी के, इसके अलावा जो है विप्लव देव जो उत्तर भारत से आते, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं और वो मुख्यमंत्री त्रिपुरा के रहे हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं, उनको कई राज्यों का प्रभार भी दिया गया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ये दो नाम प्रबल दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है कि इनको राष्ट्रीय जो संगठन जो नियुक्ति होगी उसमें एक बड़ा दायित्व मिल सकता है। इसके अलावा जो सीनियर लीडर्स हैं, जो अनुभवी लीडर्स हैं, उनकी भी जगह मिल सकती है। क्योंकि महत्वपूर्ण इसलिए भी है रोहित, क्योंकि अभी 2026 में ही 7 राज्यों के चुनाव होने हैं। उसके अलावा 2027 में कई चुनाव हैं, 2028 में चुनाव है। तो ऐसे में रणनीति भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल तक बनाती है। तो इसलिए स्पष्ट माना जा रहा है कि कई गद्दावर नेताओं को, या कहा जाए जो अनुभवी युवा नेता है, उनको भी इस नई टीम में जो है जगह मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं दिल्ली की यमुना की। यमुना तो साफ नहीं हुई है, लेकिन यमुना में सरकार इस वक्त क्रूज चलाने की तैयारी में ज़रूर है। और ये हम देखते भी हैं कि सरकार बात करती है कि बहुत जल्दी यमुना में क्रूज कराएंगे, लेकिन यमुना को साफ करने के सरकार के अभी तक के जो जितने भी वादे रहे हैं, दावे रहे हैं, वो अब तक हवाई साबित हुए। और एक बार फिर से दिल्ली की यमुना में जहरीला झाग दिखाई देने लगा है। लिहाजा विपक्ष दिल्ली की बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहा है। यमुना नदी की सफाई को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर झूठे वादे करने, जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करने के आरोप लगातार लगाती रही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार के दावों पर सवाल खड़े करती है, जबकि बीजेपी ये कहती है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया और ये उनकी ही विफलता है कि यमुना आज इस हालत में यहां पर ये जहरीला झाग तैरता है। एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और उसको लेकर जमकर सियासत हो रही है। लेकिन यमुना की असल तस्वीर क्या है, उसकी साफ सफाई को लेकर जितने दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, वो हकीकत में तब्दील क्यों नहीं जाते हैं, ये जानने की कोशिश की है हमारी सहयोगी आंचल यादव ने। देखिए आंचल की यमुना से, मैली यमुना से ये ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण लगातार ही बढ़ रहा है। इस पे किसी भी तरह की रोकथाम
देखने के लिए नहीं मिल रही। एक बार देखिए नदी की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि पानी तो देखिए नाले जैसा है ही। इस पानी की तस्वीरें लगातार न्यूज़ इंडिया आप तक पहुंचा रहा है, लेकिन जो एक झाग की सफ़ेद चादर है वो भी हमें देखने के लिए मिल रही है और लगातार ये चादर बनी हुई है। और इसके साथ ही देखिए इसमें बीओडी की बात करें या फिर अमोनिया की बात करें, इसके अलावा जो मेटल एलिमेंट्स होते हैं, चाहे हम लेड की बात करें, मरकरी की बात करें, इन तमाम एलिमेंट्स की भी मिलावट इसमें देखने के लिए मिल रही है। और इसमें देखिए इसका जो कारण है, इसकी वजह से जो बीमारियां होती है, कैंसर होता है, लोगों को पीलिया हो जाता है, पेट की दिक्कत होती है और कई घातक बीमारियां पानी की वजह से होती है। देखिए लगातार वहां से जो पानी सामने आपको देखने के लिए मिल रहा होगा जो कि नदी में आ रहा है, जैसा कि लोगों ने भी बताया था कि आईटीओ के नाले की मिलावट भी इसमें देखने के लिए मिलती है। तो वो भयानक तस्वीर इस यमुना की नज़र आ रही है। वही यमुना जो पावन, पावनी और पवित्र नदियों में से एक है। तो रिपोर्ट तो आपने देख ली, लेकिन दावे इस पर क्या है वो दावे भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कि दरअसल वो एक कहते हैं ना, बड़ा आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं टोपी ट्रांसफ़र करना। तो टोपी ट्रांसफ़र यहाँ पर हो रही है यमुना को लेकर। एक सरकार कहती है कि भाई पिछली वाली का काम है, पिछली वाली कहती है कि जो मौजूदा सरकार है उसका काम है, मौजूदा सरकार कहती है कि हम कुछ वक्त में साफ़ कर देंगे, लेकिन वो कुछ नहीं, वो बहुत सारा वक्त बीत जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक साफ़ सफाई यमुना को लेकर कुछ कॉन्क्रीट जो ठोस है वो देखने को नहीं मिला है। हालांकि पिछले दिनों जब छठ पूजा थी उस दौरान कुछ साफ सफाई ज़रूर वहां पर की गई थी, लेकिन उसके बाद वही फिर से एक मैं मुहावरा कहूँगा, वही ढाक के 3 पात वाली स्थिति इस वक्त यमुना के साथ हो गई है। तो क्या दावे किए जा रहे हैं, क्या रेखा गुप्ता की सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, क्या पिछली सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, इन दावों को जानना बहुत ज़रूरी है। सरकार ये दावा करती है कि यमुना की स्वच्छता अब केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि जन आंदोलन का स्वरूप ले रहा है, ये मुख्यमंत्री कहती हैं। यमुना की साफ सफाई के नाम पर बीजेपी राजनीतिक नौटंकी कर रही है, ये सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी, ये वाली सिचुएशन इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। इसके बाद यमुना किनारे का यह सफेद नजारा बीजेपी की प्रदूषण मुक्त भारत की खोखली गारंटियों की असली तस्वीर है, ये उदय भानु चिब जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा कांग्रेस के, वो कह रहे हैं। इधर प्रवेश वर्मा जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, वो ये कहते हैं कि यमुना की सफाई हमारा संकल्प नहीं मिशन है, 2029 तक स्वच्छ यमुना, ये दावा किया जा रहा है। हालांकि जब दिल्ली के चुनाव हो रहे थे, वोट मांगे जा रहे थे, उस दौरान कहा गया था कि आने के बाद सबसे पहला जो एजेंडा होगा दिल्ली सरकार का वो ये होगा कि हम यमुना को बिल्कुल साफ कर देंगे, जो केजरीवाल नहीं कर पाए वो हमारी सरकार करेगी। और दावे देखिए आप, सौरभ भारद्वाज और मुख्यमंत्री क्या दावे कर रहे हैं और कांग्रेस क्या दावे कर रही है। हालांकि कुल मिलाकर टोपी ट्रांसफर की जा रही है, कुल मिलाकर साफ सफाई को लेकर कुछ भी ठोस अभी तक देखने को नहीं मिला है। इसलिए मैंने पहले आपको यमुना की तस्वीर दिखाई, जो असल तस्वीर है कि एग्जैक्टली क्या है। और ये जो रिपोर्ट है ये आज ही की रिपोर्ट है, कि आज की रिपोर्ट पहले मैंने आपके सामने रखी कि हाँ वहां पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है साफ सफाई को लेकर। जो झाग अरविंद केजरीवाल के टाइम पे था, यानी कि जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसके बाद आतिशी मुख्यमंत्री बनी 3-4 महीनों के लिए, तो झाग उस वक्त जो था वही झाग आज भी यमुना की नियति बना हुआ है। यमुना में साफ सफाई को लेकर हमारी सहयोगी आंचल यादव जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे, उन्होंने एक एक्सपर्ट जो कि पर्यावरणविद भी हैं उनसे बातचीत की है। वहीं मौके पर यमुना पर उन्होंने बातचीत की। देखिए उन दोनों की बातचीत में क्या निकलकर सामने आया। पानी में क्या क्या मिलावट है, कितना घातक हो चुका है यमुना का पानी, एक्सपर्ट की भी राय लेते हैं। और यही इसी यमुना नदी पर बात करते हैं, अर्थ वॉरियर है हमारे साथ में पंकज कुमार जी, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार कितना बड़ा चैलेंज आज ये जल प्रदूषण है, पूरी यमुना की तस्वीर बदल चुकी है। पंकज जी, इससे कितनी पीड़ा होती है जब ऐसे हम अपनी नदियों को देखते हैं? देखिए पीड़ा तो होगी, क्योंकि वो नदी जो आपके शहर को बसाया आपने उसी को ख़त्म कर दिया। ये यमुना नहीं होती तो दिल्ली भी नहीं बसता, पर यमुना ने दिल्ली को बसाया, दिल्ली ने यमुना को ख़त्म कर दी। और एक चीज़ है कि आप यहाँ पे ग्राउंड पे यमुना की स्थिति देख रहे हैं कि कितनी दर्दनाक है, आपको झाग बहता दिख रहा है, काला पानी है, स्मेल आ रही है। पर जो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी की रिपोर्ट आई है दिसंबर 2025 की, अगर आप उस रिपोर्ट को देखेंगे तो उस रिपोर्ट में यमुना की पोल्यूशन 50% से ज़्यादा कम हो चुकी है। अगर आप अक्टूबर मंथ में आए होंगे अक्टूबर 2025 में, तो अक्टूबर में आपने देखा होगा कि यमुना नदी साफ थी, यहाँ पे ऐसा जल था, हाँ गंगा जी का जल था एकदम, मतलब आपको जो है ना झाग दिख रहा था, ना बदबू आ रही थी और साफ दिख रहा था यमुना नदी। पर जी ये रिपोर्ट है। अगर आप अक्टूबर
और दिसंबर मंथ की अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो अक्टूबर मंथ में क्या था, एक टर्म होता है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो किसी भी नदी में जितना कम होता है वो नदी उतनी स्वच्छ होती है, और जितना ज़्यादा BOD होता है नदी उतनी गंदी होती है। तो अक्टूबर में जब यमुना नदी साफ थी, जब यमुना में साफ पानी का फ्लो था, हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा था, तब यमुना का BOD 20 mg पर लीटर था और इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है 1 mg पर लीटर था। पर दिसंबर में जब आपको झाग दिख रहा है, यमुना से स्मेल आ रही है, यमुना में पोल्यूशन बढ़ गया है, तब दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी के हिसाब से यमुना जी साफ हो गई है। उसका BOD जो है 20 से घट के 17 mg पर लीटर हो गया है, और जो उसकी डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो 1 mg पर लीटर से बढ़ के 2.7। आप इस रिपोर्ट दर्शकों को आखिरकार आज मकर संक्रांति का दिन है और मकर संक्रांति के दिन देश के कई हिस्सों में पतंगबाजी बड़े जोर शोर से की जाती है। पतंगबाजी की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं मकर संक्रांति के मौके पर गुजरात के गांधीनगर से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह राजनीति में तो जौहर दिखाते ही हैं, लेकिन आज पतंगबाजी में भी खूब हाथ आजमाए। आप भी देखिए अमित शाह का ये नई कुछ तस्वीरें, जिनके साथ मैं आपको आज छोड़ जा रहा हूं। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।